शांत बोलेंगे तो हम जब से आप स्टार्ट करें तो आप स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून सभी जर्नलिस्ट मित्रों का स्वागत है सीपीआईएम के बिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कॉमरेड अवधेश जी प्लीज आप स्टार्ट कर लें। जो भी प्रेस प्रतिनिधि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बिहार के लाइव से जुड़े हैं, मैं सभी को का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज पूरे देश और बिहार की स्थिति जो कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न हो गई है, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। देश में भी अब तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है और बिहार में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है और लगता है कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी। आज 60 दिन पूरे हो गए लॉकडाउन के और इस 60 दिन पूरे होने के उपरांत हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि केंद्र की सरकार और खास तौर से मैं बिहार की सरकार के बारे में बात करना चाहूंगा, ये पूरी तरह से विफल साबित हुई है कोरोना महामारी से निपटने में। बिहार सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। शुरुआती दौर से ही इस मोर्चे पर उसकी अक्रमणता उजागर होती रही है। आप देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के विस्तार करने, स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के मामले में, साफ सफाई, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर आदि आवश्यक सामान को आम लोगों के बीच मुफ्त बांटने के प्रति इस सरकार की संवेदनहीनता, इसकी उदासीनता उजागर होती रही है। तो एक हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इन्हें करना चाहिए था, तेजी के साथ आधारभूत संरचना का निर्माण करना चाहिए था, वो भी करने में पूरी तरह विफल हैं। और दूसरी तरफ तो इस महामारी के चलते जो रोज कमाने खाने वाले लोग, प्रवासी मजदूर, हमारे बिहार के मजदूर, जो टेम्पू चलाने वाले, जो रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, तो जो रोज कमाने खाने वाले लोग के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस मामले में सरकार की जो भूमिका है पूरी तरह से संवेदनहीनता की भूमिका है। और इस परिस्थिति को अगर हम ठीक से मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि आज जांच भी कम हो रही है। कितनी जांच हुई है? 61,220 मात्र जांच हुई और अभी तक सभी जिलों में जांच केंद्र नहीं बनाए गए हैं और लोगों में इसके चलते
असुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे लोगों में भय पैदा हो रहा है। यह खतरा पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है और इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जो ठोस कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाने में पूरी तरह से विफल आज दिखाई पड़ रही है। आज देश की क्या हालत है? एक तो बिना सोचे विचारे अचानक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन घोषित करने के बाद जो रोज कमाने खाने वाले प्रवासी मजदूर थे वो कैसे जिंदा रहे? उसके लिए कोई योजना नहीं, कोई इंतजाम नहीं किए गए। सरकार कही हम सब इंतजाम करेंगे। सरकार ने ऐलान किया कि मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, उन्हें खाने पीने रहने का इंतजाम किया जाएगा। मकान के मालिक जो मालिक हैं वो आपको खाली नहीं कराएंगे और जो जहां आप काम करते हैं, चाहे उद्योगपति हो चाहे दूसरे जो भी हो, वो आपको हटाएंगे नहीं और आपको पूरा तनख्वाह देंगे। लेकिन पूरे 2 महीने के पीरियड में हम क्या देखते हैं? सरकार की जितनी घोषणाएं हुई वो सारी घोषणाएं कागज पर रही और मजदूरों को तनख्वाह नहीं, मजदूर छांट दिए गए, निकाल दिए गए। मकान मालिक ने खाली करने को कहा, उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसे थे सब खर्च हो गए और वो भूख से तड़पने गए और आखिर वो अपने घर के तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। उनकी मजबूरी थी और घर के लिए चलने के लिए कोई साधन नहीं। पैदल, रिक्शा से, साइकिल से कितना कष्ट उन्होंने झेला है। दर्दनाक और दुखद दृश्य हम लोगों ने देखा है, टीवी चैनलों पर देखा है, अखबारों में देखा है और बहुत सारे लोगों के द्वारा फोनों पर जो खबरें मिली वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति बयां करती है। और फिर पहले तो सरकार नहीं तैयार हुई, लेकिन वामपंथी दलों और विपक्षी दलों के दबाव में और खुद जो प्रवासी मजदूर सड़कों पे आ गए, दिल्ली में, बंबई में, सूरत में और देश के विभिन्न इलाकों में, उसका भी दबाव इनके ऊपर पड़ा और तब इनको तैयार होना पड़ा। प्रवासी मजदूर अपने घर तक जाएंगे इसके लिए फैसला लेना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत विलंब हो गया था। और फिर रेल से जो भेजने का भी फैसला इतना विलंब से ही फैसला लिया गया। फिर उनसे टिकट सरकार कहती जो हम इनको टिकट नहीं लेंगे, इनको फ्री में केंद्र सरकार बोलती है, फिर राज्य सरकार कहती है। लेकिन हर जगहों से खबर आ रही है और जो प्रवासी मजदूर जो लौट के आए उन्होंने भी बताया उनसे टिकट किराया वसूले गए। विरोध करने पर उनकी जहां तहां पिटाई हुई है और फिर जब वो आए हैं तो उनको घरों तक पहुंचाने के लिए एक तो रास्ते में ट्रेन के अंदर जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, खाना पीना पानी, उसकी बहुत पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई, जिसके चलते बहुत दुख झेलना पड़ा है, बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। और फिर जब वो आए हैं तो उनको घरों तक पहुंचाने के लिए जो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करानी चाहिए, बस से और रोड पर चलने वाली गाड़ियां या रेल, वो भी उपलब्ध नहीं कराई गई और जहां तहां प्रवासी मजदूरों को उन्हें छोड़ दिया गया। सरकार कही, बिहार सरकार, कि जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनको हम क्वारंटाइन सेंटर में हम जो है सो भेजेंगे। अब क्वारंटाइन सेंटर का क्या हालत है बिहार में? उसकी हालत तो बहुत ही खराब है, बिल्कुल ही अराजक स्थिति दिखाई पड़ रही है, अव्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटर का। और बिहार की सरकार, इसके मुख्यमंत्री ऑनलाइन लाइव के द्वारा वो 2 दिनों से वो कह रहे हैं हम जिलों से बात कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर आए हैं हम उनसे बात कर रहे हैं और वो सब चीज ठीक ठाक हो। रोज मुख्यमंत्री ऐलान करते सब सुविधा हम देंगे, खाने का, साफ सुथरा, लुंगी, गमछा। और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था जाते समय 500 रुपया और जिनका किराया लग गया होगा किराया का भी भुगतान करेंगे। तो ये जो 2 दिनों से मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या सरकारी प्रचार तंत्र, अपना पीठ अपने खुद थपथपाइए, लेकिन सच तो कुछ और है, वास्तविकता तो कुछ और है। जो बिहार के सभी जिला सचिवों से हमने बातचीत किया है, विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से हमने बातचीत किया है,
तो बातचीत में जो हमें देखने को मिली है कि पूरा लूट हो रहा है। सरकार जो पैसे का आवंटन करती है, उन पैसों का सही इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, उनके लिए, उनके साफ सुथरा के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके इलाज के ऊपर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और उसमें बंदरबाट हो रहा, बड़ा भ्रष्टाचार है, लूट है। और ये लूट कौन मचाया हुआ है? इसमें जो आला अधिकारी हैं, आपदा विभाग, जिनकी जिम्मेवारी दी गई है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सत्ता में है, जो राजनीतिक पार्टी, उसके भी छुटवैये नेता इस जो है सो भ्रष्टाचार में, इस लूट में संलिग्न है। हम सिर्फ 2 एग्जाम्पल देना चाहते हैं। एक तो दरभंगा का हमें एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड में मध्य विद्यालय हो रहा है। 2 दिन पहले वहां घटना घटी। वहां के मजदूर जो थे, उन्हें किसी प्रकार का इंतजाम नहीं, एक चापल कल वो खराब हो गया। मजदूरों ने फोन किया सीओ को, फिर चापाकल ठीक हो गई। और खुद सीओ ने कहा जो भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप पर भेजो। और वहां के 2 नौजवानों ने उनको व्हाट्सएप पर यह खबर दे, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, साफ सुथरा में दिक्कत हो रही है। तो सीओ आए, सीओ ने उन दोनों लड़कों को बुलाया, एक बंद कमरे में ले गया, उसको उठ बैठ कराया और उसको बुरी तरह पिटाई की। और वो दोनों नौजवान लड़के घायल हो गए। अभी उनका इलाज चल रहा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे गए थे, उन्होंने देखा है, उन्होंने जांच किया। मुख्यमंत्री जी पता करें, ये जो इस तरह का जो ज्यादती कर रहे हैं, जिनको लूटने का और ज्यादती करने का खुला छूट मिल गया है, सरकार इस तरह के जो अधिकारी हैं उस पर कोई कार्रवाई करेगी। उसी तरह से आज हमने नालंदा के जिला सचिव से बात किया। नगर नौसा प्रखंड के अंदर लाखों बीघा वहां क्वारंटाइन सेंटर है और वहां 100 प्रवासी मजदूरों को रखा गया था। क्या हालत है आप पता कर लीजिए। ये तो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। 3 दिन के बाद 40 मजदूरों को कहा गया आप अपने घरों को चले जाइए, आपको यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। और यह सिर्फ दरभंगा और नालंदा का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों पर, अखबार के पन्नों पर ये सैकड़ों उदाहरण आज जो मौजूद हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उस पर लूट मची हुई है। उस लूट को कैसे आप रोकिएगा? इसके लिए सर्वदलीय कमेटी गठित कीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, और उनके देखरेख में जो सरकारी पैसे भेजे जा रहे हैं वहां ठीक तरीके से व्यवस्था हो, पीड़ितों तक पहुंचे, लाभान्वितों तक पहुंचे, इसकी गारंटी करनी होगी। और इतना ही नहीं, बल्कि रोज गाइडलाइन इनका बदल रहा है। पहले तो इन्होंने कहा कि जो भी बाहर से आएगा, चाहे विदेशों से आए या बिहार के बाहर से आएंगे, हम सभी का जांच कराएंगे, सभी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजेंगे। अभी तो 4-5 लाख ही आए हैं, अभी 10 लाख आने वाले हैं। एक तो विफलता इनकी है, इनके पास रेल की कमी नहीं है। चाहते तो एक दिन में भारत सरकार का जो रेल विभाग है उसकी क्षमता है जो वो 1,30,00,000 यात्री को वो एक दिन में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता है। रोडवेज की सुविधाएं, इनके पास लाखों बसें हैं। ये चाहते तो सबों को एक सप्ताह के अंदर प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये भेज सकते थे। लेकिन आज 20 दिन तकरीबन होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत ही बड़ा संख्या है जो अभी भी वो फंसे हुए हैं, देश के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं और वो बेचैन हैं। वहां भी वो तड़प रहे हैं और अपने घरों को आना चाहते हैं। एक तो वो विफलता, दूसरी विफलता जो ये उजागर हो रही है वो है जांच से संबंधित। अब जो लोग आ रहे हैं उनको एक तो फिजिकल डिस्टेंस, जो शारीरिक दूरी का सवाल,
वो सारी दूरी की धज्जियां उड़ रही है, कहीं भी वो दिखाई नहीं पड़ती है। उसके साथ साथ फिर क्राइम सेंटर पर जो आपको रखने का जो जिम्मेदारी आपने लिया था, वहां पे जो अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था को आप हल नहीं करना चाहते, बल्कि उसके बदले आप जो है सो अब कह रहे हैं कि कुछ सेलेक्ट आपने किया है अपने गाइडलाइन में। वो बंबई, सूरत, अहमदाबाद, बंगलौर, ऐसे सिटी जहां की ज्यादा संक्रमण मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, हजारों में है। दिल्ली, वैसे जगहों से जो लोग आएंगे बिहार, आमतौर पर उन्हीं को जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और लोगों को कह दिया जाएगा कि आप अपने घरों में जाके क्वारंटाइन में रहिए, आइसोलेशन में रहिए। तो ये संख्या बढ़ेगी कि रुकेगी? हमारा कहना है कि आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए और जो भी, चाहे विदेश से आ रहा हो, चाहे अपना मजदूर आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, जो एसी ट्रेन से आ रहे हैं 1 सप्ताह से, उनको आप क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में। और अभी हमने देखा कि जो गाइडलाइन है, जो विदेश से जो लोग आएंगे उनको ज्यादा निगरानी होगी, वो अपना पैसा भुगतान करेंगे और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन जो हमारे देश के विभिन्न इलाकों में जो फंसे हुए हैं, वो जो हवाई जहाज से आएंगे, शायद उनको क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा और उनको कहा जाएगा अगर कोई लक्षण नहीं दिखाया तो आप जाइए अपने घरों में रहिए। तो हम तो देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का जो आया है पिछले दिनों, लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अचानक वो सीरियस हो जाते हैं और जब तक वो अस्पताल लाते हैं 1 दिन 2 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर पता चलता है जो वो कोरोना वायरस के मरीज थे, पॉजिटिव उसमें पाया गया। तो ये स्थिति है। तो इसके चलते एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम लोग ये मांग करते रहे शुरू से ही, आप जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, सभी को आप क्वारंटाइन सेंटर में रखिए और सभी के लिए उचित प्रबंध कीजिए। लूट खसोट जो जारी है उसको मॉनिटरिंग कीजिए और सर्वदलीय कमेटी आप गठित कीजिए। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल है कि वो जिंदा कैसे रहेंगे। सरकार तो कुछ ढिलाई दिया है लॉकडाउन में, कुछ ऑटो चलने का, कुछ जो है वो ई रिक्शा चलने का, कुछ रिक्शा चलने का, कुछ दुकानों को भी खोलने का। लेकिन मैं तो पटने में रह रहा हूं, मैं अपना तजुर्बा बताता हूं। मैंने ऑटो वालों से बात किया, रिक्शा वालों से बात किया, वो कहते हैं किराया तो 2 गुना कर दिया गया है और सिर्फ उस पर 1-2 आदमी को हम बैठा सकते हैं। तो हमें तो एक तो ज्यादा किराया के चलते भी पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, दूसरा है अभी तो ट्रेन नहीं आ रही है, बसें नहीं चल रही है, सारा चीज खुला नहीं है। तो बाहर से, गांव से, देहात से, शहरों से जो जरूरतमंद लोग आते थे, अभी पैसेंजर कहाँ मिल रहा। तो इसलिए हमारी पार्टी ने तो शुरू से कहा कि आप पहले 2 काम कीजिए। एक काम कीजिए कि वो कैसे जिंदा रहेंगे, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज दीजिए। कुछ मत देखिए, कागज पत्तर, राशन कार्ड दीजिए, 10 किलो अनाज दीजिए और 6 महीने तक दीजिए। और 7,500 रुपये जो ऐसा परिवार जो करदाता नहीं है, टैक्स नहीं देता है, वैसे लोगों के परिवार को उनकी जरूरत की पूर्ति के लिए 7,500 रुपया कम से कम 3 महीने तक आप दीजिए। तब वो किसी तरह से जिंदा रहेंगे और कोरोना वायरस से वो मुकाबला करेंगे। लेकिन यह काम न केंद्रीय सरकार न राज्य सरकार किसी स्तर पर करने के लिए तैयार नहीं है। तो वायरस से तो मौत होगी, अगर
उसके बारे में जो गाइडलाइन नहीं है, उसको सरकार अगर ठीक से अमल नहीं करती, लोगों को सुविधाएं नहीं पर, लेकिन उससे पहले जो शुरू हो गया है भूख के चलते मौत, ये मौत जो बड़ी संख्या में शुरू हो गई है, इसको कैसे रोका जाएगा? इसीलिए अब सिर्फ वामपंथी दलों की मांग नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष की मांग हो गई है, प्रति व्यक्ति के आधार पर आप 10 किलो अनाज और 7,500 रुपया आप मुहैया कराइए, तभी जाकर के आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। और जांच को आप बढ़ाइए। बिहार के अंदर मात्र 8 जगहों पे जांच हो रही है, इतनी धीमी गति, इससे काम नहीं चलेगा। हर जिला स्तर पर, हर स्तर पर जांच केंद्र की स्थापना होनी चाहिए और जो है सो उसकी जांच की जानी चाहिए। अनाज मिलेगा कि नहीं, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ तो झगड़ा हो रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। दोनों जो सरकारें हैं, बिहार सरकार कहती है आप जो हमें दे रहे थे जन वितरण के मुताबिक, वो जनगणना 2011, उस वक्त तो 10 करोड़ के आसपास आबादी थी, उस आधार पर हमें जो है आप अनाज आवंटित कर रहे थे। लेकिन आज 2020 में आबादी बढ़ गई और बिहार का तकरीबन 12.5 करोड़ की आबादी हो गई। कम से कम 1.5 करोड़ लोगों के लिए और हमें अनाज दीजिए। अब बहुत दुर्भाग्य की बात है, बिहार से ही नेता है श्री रामविलास पासवान जी, वो हमेशा मंत्री रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार बनो, और आज भी वो खाद्य मंत्री हैं। और हमने देखा वो कहते हैं हम विचार करेंगे। ये कब तक विचार कीजिएगा? 2 महीना तो बीत गया और बहुत ही कष्ट के साथ कहना पड़ता है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री तो बहुत बोलते हैं, रोज ऐलान करते हैं कि जिसके पास नहीं है राशन कार्ड हम देंगे अनाज, हम लेकिन राशन कार्ड बनाएंगे। अभी तक राशन कार्ड बना नहीं बना, और जब तक राशन कार्ड नहीं बनेगा उनको अनाज मिलेगा, और अनाज जब नहीं मिलेगा तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे। इसलिए हमारी पार्टी ने और आज सारे विपक्ष ने कहा कि आप कार्ड, किसी प्रकार का कागज मत देखिए, आप सभी जरूरतमंदों को अनाज की आपको कमी नहीं है, आप अनाज पहुंचाइए। इसलिए ये 2 काम जो है वो तुरंत करने की जरूरत है, अनाज देने का काम और नकदी रुपया सभी परिवारों को भुगतान कराने का काम। तीसरा काम है, क्या सभी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बिहार में देश के अंदर सबसे ज्यादा जो श्रमिक, जो प्रवासी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। बिहार का देश के किसी भी कोने में चले जाइए, उनको आप काम दीजिए। आज इनका हाथ पांव फूल रहा है, कैसे ये देंगे काम? काम तो देना पड़ेगा। मनरेगा में आप ऐलान कर रहे हैं हम काम देंगे, दीजिए काम। हम जानते हैं कितना लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने जो अनुभव रहा वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। मनरेगा का बड़े पैमाने पर लूट हुई और जरूरतमंदों को काम नहीं मिल सका। लेकिन सुधारिए, उसमें जो कमजोरी रही है उस कमजोरी को दुरुस्त कीजिए और सभी मजदूरों को जो भी मनरेगा में काम है उन्हें काम दीजिए। और ये 200 रुपया केंद्र सरकार बहुत अपनी प्रशंसा करती है, जब हमने जो है सो बढ़ा दिया, कितना बढ़ाए, 20 रुपया। क्या होगा आज की तारीख में? पहले 182 था, आज आप 202 कर दिए। ये नाकाफी है। कम से कम 500 रुपया प्रतिदिन मनरेगा मजदूरों को आप जो है सो मजदूरी दीजिए। और सिर्फ मनरेगा से सबको आप काम दे पाइएगा? नए नए कामों का सृजन कीजिए, दीर्घकालीन योजना बनाइए, कृषि आधारित उद्योग स्थापित कीजिए। आपने कहा है कि जो कुशल मजदूर होंगे और कुशल मजदूर होंगे उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और हम उनको उचित मजदूरी के आधार पर उनको काम का मुहैया कर। कब तक रजिस्ट्रेशन होगा? कि बहुत लोगों ने देखा, दिल्ली से, बंबई से मजदूर ट्रेन पर आएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन हो तब उनको लाएंगे। अभी मजदूरों को काम चाहिए तब रजिस्ट्रेशन होगा। अब 1-2 महीना रजिस्ट्रेशन में लगेगा। अनाज चाहिए तो राशन कार्ड बनेगा,
1-2 महीना राशन कार्ड में लगा। दाल हर परिवार को देने की बात थी, क्या सभी को दाल मिल पाया? फिर सरकार ने कहा है जब हम 1 किलो चना देंगे हर परिवार को, इसको उपलब्ध कराने की गारंटी होनी चाहिए। तो सरकार की कथनी और करनी में कोई मेल नहीं हम देखते, कोई तालमेल ही नहीं है। पिछले दिनों पटना में हमने देखा, यहाँ के रिक्शा मजदूर, ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक सभी ने बातचीत किया, दबाव बनाया, तो सरकार तैयार हो गई, हम आप लोगों को भी अनाज देंगे, आप लोगों को भी राशन कार्ड देंगे। लेकिन देने की बारी आई तो 0। एक मजदूरों को, शहर के मजदूरों को, उनको राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। और सरकार की तरफ से भी कहा गया जो पूरे बिहार के अंदर कम से कम 11 लाख शहरी गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब आप राशन कार्ड उनको नहीं दिए, उनको अनाज नहीं दे रहे हैं, कैसे वो उनका भरण पोषण होगा? तो इसीलिए सरकार जो बोलती है वो सच्चाई जो लागू करने का है, उनका कथनी पर जो अमल हो, अमल के रूप में वो जो है सो दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए जनता का भरोसा आज राज्य और केंद्र सरकार के प्रति उठता जा रहा है। पूरा क्रूर व्यवहार है मजदूरों के साथ, अत्यंत क्रूर और अनमानवीय व्यवहार है। ज्योति 1300 किलोमीटर, दरभंगा की बहादुर बेटी ज्योति अपने पिता को साइकिल पर बैठा के लेके आ गई था। ज्योति सुर्खियों में, हमें भी गौरव होती है, हम भी बधाई देते हैं, सलाम करते हैं। जरूर वो सलाम करने योग्य लड़की है। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा हो रही है जी, कितनी जीवट की लड़की है। वो तो बहादुर है, जीवट की है, अपने पिता को सुरक्षित अपने घरों तक वो पहुंच गई। लेकिन इसी पीरियड में इतने लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग रास्ते में दम तोड़ दिए, ट्रेन में कट के, ट्रकों के नीचे दब के। अभी आंध्र प्रदेश के कुआं में, तेलंगाना के कुआं में 18 9 प्रवासी मजदूरों की लाश मिली। पश्चिम बंगाल और बिहार के जहां भी कोई मृत्यु की खबर, एक्सीडेंट की खबर, भूख से मरने की खबर, एक बेगूसराय के महतो पैदल चले, बेगूसराय के वो थे, लेकिन वो बनारस में ही वो दम तोड़ दिए, नहीं पहुंच सके घर। मधुबनी जिला में एक मजदूर जो लौट के आया और क्वारंटाइन सेंटर, खुटौना के क्वारंटाइन सेंटर पे रखा गया और दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है अपने घरों के पहुंचने के रास्ते के क्रम में। और उनके प्रति व्यवहार, पुलिस की पिटाई, नहीं जाने देंगे, क्या क्या नहीं कष्ट झेला है। उनके प्रति, उनके कष्ट के प्रति कोई दर्द? अगर दर्द होता तो पहले ही योजना रहती, लॉकडाउन घोषित करने से पहले। ये जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इनके लिए कुछ उपाय करते, उनको घरों तक पहुंचाते, या जहां थे वही उपाय आप करते। इसलिए सरकार का जो रवैया रहा है वो मजदूरों के प्रति क्रूर और अमानवीय रवैया रहा है। इसलिए हम बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सभी के लिए काम कैसे उनको आप दिलाएंगे, इसके लिए ठोस आप इंतजाम कीजिए। मनरेगा का मजदूरी बढ़ाइए, निर्माण मजदूरों को काम दीजिए, रोज कमाने खाने वाले उनको भी आप सहूलियत दीजिए। किसान, हमारा बिहार तो कृषि आधारित है, किसान कृषि तो चौपट हो गई, लागत ज्यादा, आमदनी कम और प्राकृतिक आपदा के चलते क्षति हुई, सरकार भी स्वीकार करती है। लेकिन किसानों के कर्जे आप क्यों नहीं माफ करते हैं? किसान का कर्जा माफ कीजिए। प्राकृतिक आपदा के चलते जो फसल नुकसान हुए हैं उसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। कोई गेहूं के लिए, रबी के लिए, कृषि उत्पाद के लिए क्रय केंद्र नहीं है। और अभी तो कोसी के इलाके से, सीमांचल के इलाके से और दूसरे इलाकों से रोज हमें फोन प्राप्त हो रही है
किसान रो रो करके ये कह रहे हैं कि उनकी मकई की फसल की कोई खरीदारी नहीं है, दाम बहुत ही नीचे चला गया, बिचौलियों के हाथे औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर है। उनकी दर्द आपको दिखाई पड़ती है मुख्यमंत्री जी? अगर दर्द दिखाई पड़ती है तो आप उनका मक्का का वाजिब कीमत आप निर्धारित कीजिए, खरीदिए, क्रय केंद्र खोलिए, कर्जे माफ कीजिए और अगली फसल के लिए मुफ्त में बीज, खाद, कीटनाशक, इन सारी चीजों का मुहैया कराइए। और केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आज विपत्ति है, इस विपत्ति में ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आपदा, इस आपदा के वक्त में अगर आप नहीं मदद करिएगा राज्यों को तो राज्य कैसे लड़ पाएगी? इसलिए राज्य सरकार, बिहार सरकार को आप वित्तीय पूरा मदद कीजिए। क्या हुआ, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति आप में है बची हुई कि नहीं? अब तो डबल इंजन की सरकार है, आपका विशेष राज्य का दर्जा की मांग क्यों नहीं उठ रही है? आपका विशेष राज्य का पैकेज की मांग आज क्यों नहीं उठ रही है? आप उठ खड़ा होइए, लड़िए, केंद्र सरकार से मांग कीजिए। और हमारी पार्टी, हम यह मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप बिहार सरकार को पूरा वित्तीय मदद कीजिए, तभी जो है सो बिहार के अंदर जो आज अराजकता का माहौल है, जो कुव्यवस्था का माहौल है, जो मजदूर आज तड़प रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, आज उनको लिए काम की जरूरत है, तभी राज्य सरकार को जब तक आप मदद नहीं कीजिएगा तब तक ये सरकार करने में जो है वो समर्थ नहीं हो सकेगी। इसलिए इन मांगों को हम आज अपने प्रेस प्रतिनिधियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम सरकार के सामने इन बातों को रख रहे हैं। हमने पिछले दिनों कई बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को हमने पत्र लिखा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो है सो जो विपक्षी दल हैं, सारे दलों से बातचीत करके उनको भी विश्वास में लेकर के, और ये एक जो महामारी है, इस महामारी से, और हम बिहार के लोगों से भी हम अपील करते हैं, ये डरने की बात नहीं है, घबराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो लॉकडाउन का जो नियम है, दूरी बना के रहना, मास्क लगाना, साफ सफाई पर ध्यान देना, इसको हम जरूर जो है सो इस पे ध्यान रखें, इसको हम अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ये लंबे अवधि तक रहने वाला वो जो है वायरस है, ये कोई नहीं कह सकता कि कब खत्म होगा। इसलिए लॉकडाउन थोड़ा बड़ा ढील हुई है, कितना ढील रहेगा, कब क्या होगा, आज की तारीख में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है सो अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इससे। और सरकार ठीक तरीके से अगर जनता की भावना के साथ खड़ी हो, उन्हें मदद करें, तो कोरोना वायरस से मुकाबला करने में बिहार की जनता भी सफल होगी। जो भी प्रेस प्रतिनिधि आए हैं, कुछ सवाल जो है वो आया है। एक सवाल आया है कि अभी के समय में राजनीति ठीक है क्या? बेगूसराय के साथी ने सवाल किया, बात सही कह रहे, लेकिन राजनीति करके रहा। सवाल यह है, अभी कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, रोटी और रोजी का संकट, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या कहा? ऑनलाइन वोटिंग और चुनाव होना चाहिए, डिजिटल के माध्यम से चुनाव का प्रचार करना चाहिए। इसकी क्या जरूरत थी आज की तारीख में कहने की? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संगठन के विरुद्ध, ये संविधान के विरुद्ध जनतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करके आप चुनाव को जीतना चाहते हैं।
आपने ठीक ही सवाल उठाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत किया और कहा कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दो, हर बूथ स्तर पर तैयारी शुरू कर दो। तो राजनीति, इस जो लॉकडाउन है, इस टाइम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक मकसद के लिए भाजपा आगे बढ़ के कर रही है, आगे बढ़ के कर रही है। और वो दिखाई पड़ता है देश की राजनीति में। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें, वो दिखाई पड़ेगा आपको, उसी तरह से राज्य के स्तर पर दिखाई पड़ेगा। तो जो शासक वर्ग है वो इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। अभी जरूरत है कि जनता, जो मानव जीवन है, उनकी कैसे रक्षा की जाए। कोरोना वायरस को मिल करके एकताबद्ध होकर के कैसे उसको पराजित करें। अभी जरूरत है कि जो लोग भूखे हैं उनको भूख मिटाने के लिए, उनके जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई है, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए विमर्श को आगे बढ़ाने का। एक साथी ने पूछा है कि आपकी पार्टी मजदूरों के लिए क्या कर रही है। बहुत ही सही सवाल है। अरे हमारी पार्टी और वाम दल तो मजदूर वर्ग की ही पार्टी है। शुरू से ही, जब से लॉकडाउन हुआ, हमारी पार्टी मजदूरों के साथ खड़ी है, उनके लिए हम हमेशा आवाज उठा रहे हैं। और हमारी पार्टी ने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी भाषण नहीं, राशन चाहिए, अनाज चाहिए, रुपये चाहिए, इस सवाल को लेकर सांकेतिक हमने आंदोलन चलाया है। और मजदूर वर्ग पे इतने बड़े हमले लॉकडाउन के पीरियड में, जितने श्रम कानून थे उसको खत्म करो। 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम का कानून लाओ। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की सरकार और बिहार की सरकार, इनका भी श्रम विभाग उस दिशा में कदम बढ़ा ली। और आप देखे होंगे इस देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन, जिसको वामपंथी ताकतों का पूरा समर्थन, इसी बिहार के अंदर सारे ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया पटने में। और हर जिलों के अंदर श्रम कानूनों में जो बदलाव हो रहे हैं उसके खिलाफ। तो इसीलिए अगर आप देखें तो आप ये जरूर आपको दिखाई पड़ेगा कि मजदूर वर्ग के हित में, उनके कष्टों के साथ, उनके साथ जो क्रूर जो व्यवहार हो रहा है सरकारों के द्वारा, सरकार तो पूरी तरह से उद्योगपतियों के पक्ष में 68,000 करोड़ रुपए, 68,000 करोड़ रुपए उन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया विजय माल्या के लिए, नीरव मोदी के लिए। कौन है जो इसके खिलाफ बोल रहा है? किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए। तो ये चाहे उनके जो मजदूरों की जो आज नौकरी छीन ली गई है, 14 करोड़ लोग बिल्कुल रोड पर आ गए हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो गई है। तो मजदूरों की के साथ वामपंथी ताकतें, ट्रेड यूनियन सब ये खड़ी है। और हमारी पार्टी पूरी तरह से समर्पित तरीके से, और जितना संभव हुआ, आप चले जाइए, देखिए हर जगह, हर राज्यों में, बिहार के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर भी राहत भी उनके बीच। हम ये नहीं कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर हमारी वो ताकत है, सामर्थ्य है करने की, लेकिन जितना संभव, हर संभव हमने कोशिश किया है। हम उसके बारे में विस्तार से आपको बताना का उतना वक्त नहीं है, लेकिन कल भी देखिए बेगूसराय में हमारे ट्रेड यूनियन के साथियों ने खाद्यान्न का वितरण किया है। पूर्णिया में हमारे साथी करीब 1 महीना से वितरण कर रहे हैं जरूरतमंदों के बीच। जयनगर में हमारे साथी शुरू से ही सार्वजनिक किचन चला रहे हैं, और जो भी लोग भूखा हो वहां पे आके खाना खा रहे हैं कटिहार के अंदर, और अधिक कई जिलों के अंदर, खुद बिहार के अंदर, और पूरे देश के अंदर। आप देखिए बंगाल हो, केरल में जहां हमारी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनका जो उन्होंने साफ कहा, जो भी मजदूर वहां
हैं वो मजदूर हमारे अतिथि मजदूर हैं। उनके लिए विशेष इंतजाम किया, उनके मोबाइल को उन्होंने चार्ज करवाया अपने परिवार से बात करने के लिए। और पूरे दुनिया में, पूरे देश में आज केरल मॉडल की चर्चा हो रही है। तो खुद आप देख सकते हैं इन चीजों को, ये मजदूर वर्ग के साथ कौन खड़े हैं और मजदूर वर्ग के लिए कौन क्या कर रहे हैं, ये आप खुद भी आप जो है सो महसूस कर रहे होंगे। राशन में जो धांधली हो रही है, मैंने पहले ही कहा, हमने तो ये मांग किया था, बिहार की सरकार को हमने पत्र भी दिया था कि अभी आप राशन कार्ड अनिवार्य मत कीजिए। नहीं माने, कहा हम तुरंत 2 दिन के अंदर राशन कार्ड बना लेते हैं। कौन बनाएंगे? जीविका दीदी। हमने कहा कि जीविका दीदी ठीक है बनावे वो, लेकिन सब जगह नहीं है, और अच्छा होगा कि उनके साथ निर्वाचित प्रतिनिधि को जोड़िए, वार्ड मेंबर को जोड़िए, पंचायतों के अधिकार को आप कमजोर मत कीजिए। लेकिन उनको नहीं जोड़ा गया और अभी तक राशन कार्ड बन के लोगों को नहीं मिला। पहले शुरू में सरकार ने ऐलान की जो कि अंगूठा का निशान जो मशीन पे लिया जाता है, पॉस्ट मशीन पर, उसकी अनिवार्यता नहीं है। लेकिन 2 ही दिन के बाद वो अनिवार्य बना दिया गया, जिसके चलते बहुत सारे लोग उसमें जो है सो वंचित हो गए, उनको लाभ नहीं मिला। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो गरीब लोग हैं, खुरपी चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, वो हल जोतते हैं, वो अंगूठा खिंच जाता है, वो बूढ़े हो गए, वो बीमार हैं, उनका निशान कैसे मिला? इसलिए मैंने, और जन वितरण की दुकानों पर बहुत तबाही हुई, बहुत जगह टकराव हुए, और हमारे साथी, हमारा ये प्रयास रहा जो टकराव को ज्यादा नहीं बढ़ा के हम ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाएं। इसलिए हम लोगों ने सिंबॉलिक जरूर भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस लूट के खिलाफ आंदोलन किया है। सीओ के यहाँ कहना हो, जो भी पर आपदा विभाग के हो, उनको कहना हो। और ये तो पहले से ही मालूम है कि ये बड़े पैमाने पर जो है सो जन वितरण के द्वारा जो अनाज, उसमें भी कई जगहों से रिपोर्ट आई घटिया अनाज, चाहे गेहूं हो कि चावल हो, अधिकांश जगहों से रिपोर्ट आई है घटिया अनाज। तो ये तो जो है सो धांधली तो है ही, हम इसको स्वीकार करते हैं, ये धांधली है। और इस धांधली के खिलाफ हमारी पार्टी लगातार वो लड़ती रही है, आज भी हम लड़ रहे हैं। और इस धांधली को दुरुस्त कराने के मामले में, इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सीपीएम और वामपंथी दलों के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। ये जो मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी कोरोना योद्धा हैं, उनको भी हम लोगों ने कहा भाई उन्हें भी सुरक्षा किट मिलना चाहिए, उन्हें भी जो है पूरा वो मदद मिलना चाहिए, आर्थिक मदद मिलना चाहिए। और इस सवाल को भी हमारी पार्टी हमेशा उठाते रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सब लोग जो भी प्रेस के प्रतिनिधि हमारे पार्टी के लाइव से जुड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े, हम सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपको बधाई देते हैं और अपनी बात समाप्त। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सभी पत्रकार मित्रों को धन्यवाद। अभी हम ये स्ट्रीम बंद कर देंगे। थैंक यू। बंद कर दीजिए।